नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, दो क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट वन एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सेकंड वन राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये दोनों राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 के सिलेबस में है। आप दोस्तों चाहे से एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेड 3 का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी में जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम का टॉपिक है, जो कि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आजकल जो है ट्रेंडिंग सेट हो चुका है अलग सा, एक प्रकार से कुछ मेन क्लासेस का हो जाता है, कुछ डीपली पार्ट हो जाता है। जो बेसिक सा पार्ट था वो एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो एग्जामिनर थोड़ा सा जो है नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट लेवल की ओर मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी मेन क्लासेस से थोड़ा सा डीपली पार्ट से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो हम आज के सेशन में यही टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, और साथ के साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिए। कलम जो है आपके हाथ में होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है बाद में जब भी रिवीजन करो तो बेहतरीन तरीके से आपके नोट से रिवीजन हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, पहला जो टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा आज का, उस टॉपिक का नाम है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम जो है किसके द्वारा लाई जाती है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? देखिए, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बाय होम? तो बाय जो है दोस्तों सीए कटर के द्वारा। बाय किसके द्वारा? सीए कटर। ठीक है, इन विच ईयर? ईयर 1891, 1891। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है बाय सीए कटर के द्वारा, और किस वर्ष में दोस्तों? 1891 में जो है इसको तैयार किया जाता है। सीए कटर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों यह आपकी इन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम भी तैयार की है। सीए कटर ने क्या किए? क्लासिफिकेशन स्कीम भी तैयार की है, और सीए कटर जो है इन्होंने कैटलॉगिंग स्कीम भी तैयार की है। इन्होंने दोनों तैयार किए। इन्होंने वर्गीकरण पद्धति भी तैयार की है, और इन्होंने सूचीकरण पद्धति भी तैयार की, दोनों तैयार की है। ठीक है, पहली जो है ये कैटलॉगिंग स्कीम तैयार करते हैं, जिसका नाम है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, जिसका नाम क्या है? 1876 में जो कैटलॉगिंग स्कीम आती है उसका नाम है रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग इज दिस, जो कि 1876 में आती, और क्लासिफिकेशन स्कीम जो है 1891 में आती। तो यह आपके जो है वर्गाचार्य भी है। सीए कटर को हम क्या कह सकते हैं? सीए कटर जो है दोस्तों आपके वर्गाचार्य भी है। ठीक है, और यह आपके सूचीकरण करता भी है, दोनों है। यह आपके सूचीकरण करता भी है। ठीक है, वर्गाचार्य किसे कहते हैं दोस्तों? वर्गाचार्य वह व्यक्ति होता है जो किसी क्लासिफिकेशन स्कीम को तैयार करता है, जो एक वर्गीकरण पद्धति को तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो वर्गाचार्य होता है। और सूचीकरण करता, जो सूचीकरण पद्धति का तैयार करता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन भी दोस्तों आपके वर्गाचार्य भी है और आपके सूचीकरण करता भी, क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भी आपके क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार की है CCC, कैटलॉगिंग स्कीम तैयार की है CCC। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे, सीए कटर कौन है, इनका जन्म कब होता है, ठीक है, इनके बारे में बेसिक सी डिटेल चर्चा करेंगे, बायोग्राफी की। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन स्कीम पर हम चर्चा करेंगे, एक्सपेंसिव पर। आजकल जो है एग्जाम्स में साथियों क्लासिफिकेशन स्कीम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन जो विद्वान हो जाते हैं, स्कॉलर्स हो जाते हैं, इनकी बायोग्राफी संबंधी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। मेनली इनका जो जन्म वर्ष देकर आपसे पूछा जाएगा। मिलान वाले क्वेश्चंस में अभी ग्रेड 2 में, एमआरएस में देखोगे, केवीएस में देखोगे तो प्रचलन में आए, यूजीसी नेट में पहले से प्रचलन में थे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ, आपको जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, जन्म कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद करते हुए चलना है। जैसे कि हम पिछली क्लास में हम चर्चा करें, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के अलावा राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम हो जाती है। तो इन सभी में जो जो तैयार किया गया जिन जिन विद्वानों के द्वारा, उनके भी हमने बायोग्राफी की चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम सीए कटर के बारे में जानेंगे। सीए कटर, जिनका दोस्तों पूरा नाम है चार्ल्स सेमी कटर, जिन्हें हम सूचीकरण का जनक भी कहते हैं। सीए कटर
जिनका पूरा जो नाम है, पूरा नाम क्या है, चार्ल्स एमी कटर है। ठीक है, चार्ल्स एमी कटर। ओके है नहीं, इन्हीं हम दोस्तों किसका जनक कहते हैं, सीए कटर को तो सूचीकरण का जनक भी कहते हैं। ठीक है, या हम डिक्शनरी कैटलॉग का भी जनक हम कह सकते हैं इससे को, सीए कटर को। इनका जन्म दोस्तों जो होता है 14 मार्च 1837 को उनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, बोस्टन, और जन्म कहां पर होता है, आपके यूएसए में दोस्तों इनका जन्म होता है। मृत्यु जो होती है 6 सितंबर 1903 को इनकी मृत्यु होती है, और वह भी आपके हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है यूएसए में। एजुकेशन जो करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये एजुकेशन करते हैं। पेरेंट्स का जो नाम है आपकी हना कटर है, और कैलेब कैंपनी कटर जो है इनके पेरेंट्स का नाम है। रिसर्च का जो इंटरेस्ट इनका दोस्तों है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इनका रिसर्च में इंटरेस्ट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो रिसर्च का इंटरेस्ट है वो क्लासिफिकेशन में भी है, कैटलॉगिंग में भी, दोनों में है। क्लासिफिकेशन में भी है और कैटलॉगिंग में भी। क्लासिफिकेशन में आप सभी को पता है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं, और कैटलॉगिंग में जो तैयार करते हैं रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग तैयार करते हैं। डेवलप फॉर द कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, और किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ये है आपके रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लिए भी जाने जाते हैं। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग जो है इसके लिए भी जाने जाते हैं। एक्सपेंसिव कब आती है, 1891 में, 1891 में आती है, और यह कब आती है, 1876 में आती है, 1876 में आती है। ठीक है, 1876 की जब भी हम चर्चा करते हैं तो क्लासिफिकेशन में भी जो है सबसे फेमस ईयर है वर्गीकरण में। वर्ल्ड फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति जो कि मेलविल डेवी के द्वारा तैयार की जाती है, जिसका नाम है डीडीसी। ठीक है, 1876 में आती है कैटलॉगिंग, ये रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जो कि सूचीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं सीए कटर बाद में। अगर विश्व की प्रथम सूचीकरण पद्धति की हम बात करें तो साथियों जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम कोड, जिसे हम पंजी म्यूजियम कोड भी कहते हैं, जो कि 1841 में भाई एंथनी पंजी के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ बेसिक सी है, ये आपको ध्यान रखना। तो सीए कटर का कुछ बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन हो जाता है ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए भैया, अब जो है हम चर्चा करेंगे आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम की, हम चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज तो सीए कटर जो प्रभावित जो होते हैं, किस वर्गीकरण पद्धति से, किस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं कि मुझे भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार करनी है, तो ये मेलविल डेवी से प्रभावित होता है बहुत अत्यधिक। मेलविल डेवी के समकालीन थे। 1876 में डीडीसी आती है, इधर 1876 में रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग आती है, तो ये समकालीन हो गए एक प्रकार से। ठीक है, तो इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने बाद में क्या किया, डीडीसी तैयार किया, सॉरी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार किया। देखिए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, चार्ल्स एमी कटर जो कि 1837 में जन्म होता है, मृत्यु होती है वर्ष 1903 में, अपने समकालीन मेलविल डेवी के दशमलव वर्गीकरण से प्रभावित होकर। तो मेलविल डेवी के दशमलव वर्गीकरण है जो डीडीसी है, इस डीडीसी से बहुत अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रारंभिक प्रोत्साहन से विंचेस्टर मैसाचुसेट्स शहर की लाइब्रेरी, ठीक है, तो विंचेस्टर जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के लिए एक प्रकार से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे बोस्टन एथनेस के लिए अपनी स्वयं की वर्गीकरण योजना क्या की है, आपके विकसित किया। तो पहले विंचेस्टर के लिए शहर की लाइब्रेरी के लिए, फिर बोस्टन जो लाइब्रेरी हो जाती है उसके लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार करते हैं। ठीक है, चार्ल्स एमी कटर इंस्पायर्ड बाय द डेसिमल क्लासिफिकेशन ऑफ हिज कंटेम्पररी मेलविल डेवी, तो मेलविल डेवी से क्या होते हैं, अत्यधिक प्रभावित होते हैं। एंड विद डेवीज इनिशियल एनकरेजमेंट डेवलप हिज ओन क्लासिफिकेशन स्कीम, तो इनकी खुद की एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो डेवलप करते हैं इसी फॉर द विंचेस्टर मैसाचुसेट्स टाउन लाइब्रेरी एंड देन बोस्टन एथेंसन की हम बात करें तो दो लाइब्रेरी है आपकी, विंचेस्टर लाइब्रेरी हो जाती है, बाद में बोस्टन लाइब्रेरी हो जाती है। इन दोनों के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार करते हैं जिसका नाम है ईसी है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सीए कटर किससे प्रभावित होते हैं, तो ये प्रभावित होते हैं डीडीसी से, मेलविल डेवी से प्रभावित होते हैं आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को तैयार करने के लिए। दशमलव वर्गीकरण जो पद्धति है ये एक प्रकार से एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में आती है।
ठीक है, किस रूप में आती है? एक्सपेंस आपकी हम कह सकते हैं एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में। दूसरा, डीडीसी एक प्रकार की प्योर नोटेशन होती है, लेकिन एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम जो है प्योर नोटेशन में नहीं तैयार की जाती है, यह मिक्स नोटेशन में तैयार की जाती है, जिसमें टोटल जो मेन क्लास है 26 मेन क्लास रखी जाती है। और आप सभी को पता है आजकल दोस्तों मेन क्लास से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी मेन क्लासेस हो जाती है। दशमलव वर्गीकरण की अपरिवर्तनता से बचने के लिए उन्होंने वर्गों के संकेतक के रूप में वर्णमाला का प्रयोग किया। उनकी वर्गीकरण पद्धति के मुख्य वर्ग 26 मेन क्लास है, 26 मेन क्लास हो जाती है, वो इस प्रकार है। 26 मेन क्लास कौन कौन सी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में दोस्तों जो नोटेशन यूज किया जाता है, जो अंकन प्रयोग किया गया, वो अंकन प्रयोग किया गया मिश्रित अंकन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में जो अंकन प्रयोग किया गया है वो कौन सा प्रयोग किया गया? मिश्रित अंकन का यहां पर प्रयोग किया गया। सीए कटर के अनुसार एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पूर्णतः विकास क्रम इवोल्यूशनरी ऑर्डर पर आधारित हो जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीए कटर के अनुसार एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पूर्णतः विकास क्रम इवोल्यूशनरी ऑर्डर पर आधारित है। चार्ल्स एम ए कटर, ठीक है, 1837 का जन्म होता है, मृत्यु 1903 में होती है, जो मेलविल डेवी के समकालीन थे और दशमलव वर्गीकरण से प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम जो तैयार की जाती है 1891 में विकसित किया गया बाय होम, तो बाय किसके द्वारा? सीए कटर जो है, सीए कटर के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स में जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो एग्जाम के क्वेश्चंस भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे जो है 1894 से लेकर 1903 तक फोर्ब्स लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन यह प्रणाली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण की शीर्ष श्रेणियों की आधार थी। 1894 से लेकर 1903 तक दोस्तों फोर्ब्स लाइब्रेरी हो जाती है, वहां पर अपने आप में काम करती है, एक प्रकार से इसको अपनाया गया, बाद में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को अपनाया जाता है। ठीक है, मेनली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन तो 1904 में तैयार की जाती है, लेकिन उससे पहले जो है मेनली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम का विकास हो चुका था। ठीक है, एक प्रकार से पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन लाइब्रेरीज में कुछ बेसिक लाइब्रेरीज में इसको जो है एक प्रकार से ट्रायल के तौर पर इसका यूज किया जा रहा था। ठीक है, किसका? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, तो उसी की मेन क्लासेस पर ये आधारित आपको मिलती है। आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो स्कीम है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं एक प्रकार से, जैसे हम दोस्तों एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते हैं, इसे हम कटर्स एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम भी कह सकते हैं। मेनली जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है नोटेशन, कौन सा अंकन अपनाया गया, तो नोटेशन जो अपनाया जाता है इसमें दोस्तों वह नोटेशन मिक्स्ड नोटेशन अपनाया गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित अंकन कहते हैं। तो इसमें जो अंकन अपनाया गया है वो कौन सा अपनाया गया है? यहाँ पर आपकी मिश्रित अंकन यहाँ पर अपनाया गया। अनुसूचियां, जैसे हम क्या कहते हैं अनुसूचियों को दोस्तों? शेड्यूल्स हम कहते हैं। अनुसूचियों को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्स। तो अनुसूचियां सिस्टम में 8 पूर्ण अनुसूचियां हैं। कंप्लीटली जो है यहाँ पर पूर्ण अनुसूचियां जिनमें प्रत्येक अनुसूची पिछले की तुलना में अधिक उपविभाजन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो 8 की जगह यहाँ पर क्या कर ली? 7 पूर्ण यहाँ पर क्या है? अनुसूचियां अपने आप में काम करती है। शेड्यूल्स, द सिस्टम हैज 7 कंप्लीट शेड्यूल्स विथ ईच शेड्यूल बीइंग मोर सबडिवाइडेड देन द प्रीवियस रन। ठीक है, तो कंप्लीटली अगर साथियों हम बात करें मेनली जो है यहाँ पर जो शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में, तो वो टोटल है 7। ठीक है, पिछले की तुलना में जो अधिक उपविभाजन किया जाता है प्रत्येक मेन क्लास को, प्रत्येक अनुसूची को, प्रत्येक शेड्यूल्स को जो है अलग अलग भागों में फिर आपके विभाजित में यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है मेनली फिलोसफी एंड रिलीजन के रूप में, ठीक है, बी मेन क्लास होती है। फिर उसके बाद में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड ट्रेवल्स के रूप में काम करती है। ठीक है, ये मेन क्लास हो जाती है। ठीक है, बी मेन क्लास। फिर उसके बाद एफ मेन क्लास हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड ट्रेवल्स के रूप में, एल नेचुरल साइंस एंड आर्ट्स के रूप में, वाई या फिक्शन के रूप में। ठीक है, इसके बाद में ई बायोग्राफी की मेन क्लास है, एच सोशल साइंस की मेन क्लास है, वाई मेन क्लास लैंग्वेज एंड लिटरेचर की मेन क्लास के रूप में काम करती है। तो 7 जो है ये एक प्रकार से शेड्यूल्स के रूप में है।
ठीक है, जो कि एक प्रकार से 8 पूर्ण हम इन्हें कह सकते हैं 7, 8 क्या 7 जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो है एक प्रकार से शेड्यूल्स के रूप में जानी जाती है। यही शेड्यूल्स आगे जाकर दोस्तों क्या बनती है, यही शेड्यूल्स आगे जाकर अपने आप में मेन क्लास के रूप में क्या करती है, काम करती है, अपने आप में मेन क्लासेस के रूप में बनती है। क्लियर है? ठीक है, देखिए आगे चलते हैं इसमें। ऑर्डरिंग जो है यहां पर कोई भी किसी प्रकार का एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डरिंग करते हैं हम, वो क्रमबद्ध जो है एक प्रकार से बाएं से दाएं की ओर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डरिंग टू ऑर्डर कोलम्बर्स का ऑर्डर करने के लिए दे आर कंपेयर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट यहां पर क्या किया जाता है, आपकी ऑर्डरिंग किया जाता है। ये ऑर्डरिंग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, ये आपके कोल नंबर के लिए यहां पर ऑर्डरिंग किया जाता है। क्लियर है नहीं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं इसी में। ठीक है, इसकी जो मेन क्लास है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की, जो मेन क्लास की हम बात करें तो इसमें टोटल जो मेन क्लास रखी गई है वो टोटल कितनी मेन क्लास रखी गई है, आपकी 26 मेन क्लास यहां पर रखी जाती है। ठीक है, 26 मेन क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, जो कि सीधा सीधा आपको यहां पर याद भी करना है, क्योंकि यहां से मेन क्लासेस से आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है, और जो ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है उसके अनुसार चलोगे तो एग्जाम में जो कंपटीशन जो आप जो है उससे थोड़ा सा अलग हटकर तैयारी हो जाती है। ठीक है भाई, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब आती है, किसके द्वारा लाई जाती है, किसके द्वारा तैयार की गई, किस वर्ष में तैयार की गई, ये हर जगह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम पहली बार कौन सी लाइब्रेरी में तैयार की गई, तो आप बोलोगे मैनचेस्टर लाइब्रेरी हो जाती है, आपकी बोस्टन लाइब्रेरी हो जाती है। इस प्रकार से एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में आपके कंप्लीटली जो शेड्यूल्स हो जाते हैं उसको कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 7। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन टोटल कितनी मेन क्लास होती है, 26। तो ये नए क्वेश्चन है, 26 मेन क्लास आपको याद होनी चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, जो कि थोड़ा सा हम इसको डीपली क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। मेन क्लास से भाई कोलन की डबल सी हो जाती है और डीडीसी हो जाती है। इसकी मेन क्लास तो हम हर बार याद करते हैं, सीधी सी बात है, हर बार एक यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक आध बार जो है एक्सपेंसिव से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से भी क्वेश्चन आया हुआ मेन क्लासेस, तो मेन क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कंप्लीटली आपको कर्मानुसार याद करने वाली। ए जनरल की मेन क्लास है, बी फिलोसफी की है, सी क्रिश्चियनिटी की है, डी इलेक्ट्रिसिटी हिस्ट्री की मेन क्लास है, ई बायोग्राफी की मेन क्लास है, एफ हिस्ट्री की मेन क्लास है, डी ज्योग्राफी की मेन क्लास है, एच सोशल साइंस, आई डिमोटिक्स की मेन क्लास है, जे सिविक्स की मेन क्लास की, लेजिस्लेशन, एल साइंस एंड आर्ट्स टुगेदर की मेन क्लास। ऐसे करके कंप्लीटली आपको मेन क्लास ये याद करनी है। इसके बाद एम मेन क्लास नेचुरल हिस्ट्री, एन बॉटनी की मेन क्लास, ओ जूलॉजी की मेन क्लास, पी एंथ्रोपोलॉजी, क्यू मेडिसिन, आर यूजफुल, एस कंस्ट्रक्टिव, टी मैन्युफैक्चरर, यू आर्ट ऑफ आर, वी रिक्रिएटिव, डब्ल्यू आर एक्स इंग्लिश की मेन क्लास, वाई इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर की मेन क्लास के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे कंप्लीटली दोस्तों क्या है आपको याद करना है, ये पूरी की पूरी आपकी मेन क्लासेस हो जाती है। क्लियर है नहीं? कोई डाउट्स आपको? ठीक है, और लास्ट मेन क्लास कौन सी बच जाती है, जेड बुक्स आर्ट्स की मेन क्लास आपकी बच जाती है। तो ये टोटल कितनी होगी, 26 मेन क्लास आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके शेड्यूल्स हो जाते हैं। अब देखिए इसी में आगे चलते हैं हम, बुकमार्क के रूप में आपके कौन कौन से यहाँ पर यूज किया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो बुकमार्क एक संख्या शुरू हो सकता है, अक्सर एक अंक से कक्षा के भीतर एक विशेष रूप से एक समूह पुस्तकें हैं जो कि इस प्रकार से यूज की जाती है। द बुकमार्क में स्टार्ट विथ ए नंबर, मोस्ट ऑफन ए सिंगल डिजिट, दीज ग्रुप्स बुक ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म विथ एन क्लास एज फॉलोज। तो जो बुकमार्क के रूप में जो एक कक्षा के भीतर एक क्लास के अंदर का जो यूज की जा सकती है वो कौन कौन सी है, वो आपके सामने है, जो कि 05 से लेकर इस प्रकार से आपको मिलती है, जो कि दोस्तों आपको याद करना है। 05 जो है मेन क्लास यहाँ पर गजेटियर्स फॉर ए कंट्री और रीजन के रूप में यूज होती है, यूज्ड ओनली इन सब क्लास ऑफ ए द क्लास जी इज यूज्ड फॉर आपकी बुकमार्क। ठीक है,
06 जो यूज की जाती है गाइड्स बुक्स के रूप में यूज की जाती है, गाइड्स बुक्स फॉर ए कंट्री और रीजन यूज्ड ओनली इन सब क्लासेस ऑफ द क्लास जी। 1 जो यूज किया थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है। सेकंड बिब्लियोग्राफी ऑफ दिस सब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्लियर है नहीं? थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट, बिब्लियोग्राफी ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है। देन इसके बाद बायोग्राफी ऑफ द सब्जेक्ट विद बायोग्राफीज ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, 31 बायोग्राफी ऑफ दिस सब्जेक्ट ट्रीटिंग द लाइफ ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल के रूप में भी प्रयोग ली जाती है। 4th नंबर हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, जो कि बुकमार्क के रूप में इनका यूज करते हैं। 5th नंबर डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। 6th नंबर हैंडबुक्स एटसेट्रा ऑफ द यूज करते हैं। 7th नंबर पीरियोडिकल्स के रूप में यूज करते हैं। 8th नंबर सोसाइटीज के रूप में यूज करते हैं। 9th नंबर कलेक्शंस ऑफ वर्क्स ऑन सब्जेक्ट बाय सेवरल ऑथर्स के रूप में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे डीडीसी में टेबल्स होती है वैसे ही दोस्तों इनका हम यूज करते हैं। जैसे डीडीसी में टेबल्स होती है वैसे इनका क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आपका जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम का क्या हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन कुछ मेन क्लासेस हो जाती है, कुछ बुक मार्क्स हो जाते हैं, कुछ इसकी मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, वो भी हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया। अब देखिए भैया इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आपका जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट आपका हो जाता है। बाय हुम, बाय सीए कटर के द्वारा। तो सीए कटर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सीए कटर की एक प्रकार से बेसिक जो इंफॉर्मेशन है ना, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको करवा दिया इसी क्लास में। ठीक है, साथ के साथ में तो इंट्रोडक्शन, इनका जन्म कहां से कहां होता है, जन्म वर्ष क्या है, मृत्यु वर्ष क्या है, ये भी मैंने आपको करवा दी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, अब इसके जो हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बड़े देखिए पहला क्वेश्चन आपकी सीए कटर का जन्म किस वर्ष में होता है। ठीक है, साथ के साथ में कमेंट्स में आपको आंसर भी देते हुए चलना है, जैसे कि आपको ज्यादा ठीक है, सीए कटर का जन्म किस वर्ष में हुआ है। तो दोस्तों सीए कटर का जो जन्म है ना वो किस वर्ष में होता है, 1837 में होता है, 1837 में होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ होता है, यूएसए में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, सीए कटर का संबंध किस देश से है, यूके से, इंडिया से, इटली से या यूएसए से। तो सीए कटर का जन्म जो है आपकी 1837 में होता है और संबंध कहां से अभी करवाया आपको, यूएसए से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपकी ऑप्शन जो है टी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। सीए कटर का जन्म जो है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में कुल कितनी मेन क्लास है, टोटल मेन क्लास। जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है इसमें टोटल कितनी मेन क्लास है दोस्तों, टोटल जो मेन क्लास है वो मेन क्लास इसमें कितनी है भाई, आप बोलोगे टोटल इसमें 26 मेन क्लास है। और जो टोटल 26 मेन क्लास है इनमें जो यूज किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, रोमन कैपिटल वर्ड्स का यूज किया गया। क्लियर है नहीं, किसका यूज किया गया है, रोमन कैपिटल वर्ड्स, रोमन स्मॉल वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया गया है, रोमन कैपिटल वर्ड्स का प्रयोग किया गया। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के लेखक का नाम बताइए। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है, सीए कटर, डॉक्टर एस आर रंगाथन, एच.यू. ब्लिस या ई.जे. कोट्स। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ऑथर, तो ऑथर है सीए कटर, जिसका पूरा नाम दोस्तों है चार्ल्स एमी कटर, जिनका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स एमी कटर रहेगा। इनका जन्म यूएसए
में होता है। कब होता है? 1837 में इनका जन्म होता है। क्लियर है नहीं? ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और सीए कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को तैयार करते हैं। कब तैयार करते हैं? आपके सामने। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का किस वर्ष में प्रकाशन हुआ है? 1990, 1891, 1891, 1876 या 1905? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है इसका प्रकाशन जो किया जाता है 1891 में। इसके ऑथर कौन है? सीए कटर। ऑथर कौन रहेंगे यहाँ पर? सीए कटर यहाँ पर इसके ऑथर रहने वाले। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में अंकन का प्रयोग किया गया। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में जो अंकन है, तो यहां पर कौन से अंकन का, कौन से नोटेशन का प्रयोग हुआ है? तो कौन से नोटेशन का प्रयोग हुआ है यहां पर? आपकी प्योर नोटेशन, मिक्स नोटेशन, वर्बल नोटेशन या नन ऑफ दीज? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में जो नोटेशन जो यूज किया गया, जो अंकन यूज किया गया है, वो अंकन दोस्तों यहां पर कौन सा यूज किया गया है? मिक्स नोटेशन का यूज किया गया है। ऑप्शन दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन फिलोसफी का मुख्य वर्ग है। ठीक है, तो 26 मेन क्लास है, 26 के 26 मेन क्लास आपको याद करनी है। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में फिलोसफी का मुख्य वर्ग क्या है? आपकी एच मेन क्लास है, आई मेन क्लास है, डी मेन क्लास है या बी मेन क्लास है? तो इसकी मेन क्लास क्या हो जाती है? आई मेन क्लास यहां पर आपको मिलेगी। बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथियों आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाता है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके जो क्वेश्चंस है ये भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। इस टॉपिक में आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं है। ठीक है, और क्लास को आपको लाइक करना है। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक क्लास को आपको शेयर भी आपको करना है। ठीक है, इन्विटेशन भी आपको देना है। अब देखिए अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा इसी क्लास में, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ेंगे। एक वर्गीकरण पद्धति हम पढ़ चुके हैं जो कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन जो रहेगी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसे हम RIC के नाम से भी जानते हैं, है ना? जैसे हम किस नाम से जानते हैं? RIC के नाम से भी जानते हैं। RIC के लेखक कौन है? ऑर्थर फ्रेमंट राइडर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FM राइडर भी कहते हैं। FM राइडर मेलविल डेवी के स्टूडेंट रहे हैं ये इसके, और मेलविल डेवी की ये ALA के लिए बायोग्राफी भी लिखते हैं। तो आपसे पूछा जाए मेलविल डेवी की बायोग्राफी ALA के लिए किसने लिखी? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए मेलविल डेवी की बायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये वही व्यक्ति है, ऑर्थर फ्रेमंट राइडर। ठीक है, तो इनकी हम क्या करेंगे, पहले जो तैयार किया जाता है FM राइडर के द्वारा इसकी चर्चा करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन स्कीम की ओर बढ़ेंगे। देखिए RIC जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, जो कि RIC यह है साथियों 1961 में बाय हुम? FM राइडर के द्वारा। इसके द्वारा FM राइडर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, यह इसके लेखक रहे हैं। पब्लिश जो किया जाता है ये पब्लिश किसके द्वारा? ACRL के द्वारा। ACRL किसका प्रभाग है भैया? ACRL जो ALA का प्रभाग, तो प्रकाशन जो किया जाता है ACRL के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो पहले थोड़ा सा इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन की हम चर्चा करेंगे। FM राइडर कौन है, क्या है, जन्म कब होता है, कहां पर होता है। देन इसके बाद आपकी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में बढ़ेंगे। राइडर्स जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है इसे हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण पद्धति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है,
देखिए, तो सबसे पहले आता है ऑर्थर फ्रेमंट राइडर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको एफएम राइडर भी कहते हैं। फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है आपकी ऑर्थर फ्रेमंट आपको दे दे नाम। क्लियर है? तो नाम इनका है ऑर्थर फ्रेमंट राइडर। जन्म 1885 में होता है, यूएसए में इनका जन्म होता है, ठीक है। मृत्यु जो होती है वर्ष 1962 में इनकी मृत्यु होती है। ऑक्यूपेशन लाइब्रेरियन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बस इतना से आपको ध्यान रखना, मृत्यु भी इनकी यूएसए में ही होती है, ठीक है। उन्होंने मेलविल डेवी के अधीन अध्ययन किया। किसके लिए अध्ययन, किसके अध्ययन किया, मेलविल डेवी के अधीन अध्ययन किया है। तो ये किसके स्टूडेंट है भैया, आपसे पूछा जाए किसके स्टूडेंट है ये स्टूडेंट है दोस्तों मेलविल डेवी के। किसके स्टूडेंट है ये, मेलविल डेवी के स्टूडेंट के रूप में काम करते हैं। कौन करता है, ऑर्थर फ्रेमंट राइडर जो है यहाँ पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा अध्ययन किया, जिनकी उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए जीवनी भी लिखी है। तो मेलविल डेवी की जो बायोग्राफी है ना, वो बायोग्राफी लिखने वाले जो है वो कौन है, ALA के लिए वो लिखने वाले हैं एफएम राइडर। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इनकी बायोग्राफी जो लिखी है ALA के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कहने पर वो एफएम राइडर लिखने वाले। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये ऑर्थर फ्रेमंट राइडर का क्या हो जाता है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ना वो हो जाता है कंप्लीट, जो बेसिक से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ से एक आध जो है मेलविल डेवी के स्टूडेंट है, बायोग्राफी लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी जाना जाएगा। आगे देखिए, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसे हम RIC के नाम से, RIC स्कीम के नाम से जानते हैं, योजना वर्ष 1961 में ऑर्थर फ्रेमंट द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की जाती है, ऑर्थर फ्रेमंट राइडर के द्वारा विकसित की जाती है। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम RIC स्कीम वाज डेवलप्ड इन 1961 बाय ऑर्थर फ्रेमंट राइडर। इसे अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, इसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में भी जानते हैं। जो आपकी RIC है इसको किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, यह किस रूप में आती है दोस्तों, यह प्योर एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्योर नोटेशन क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो इसमें जो नोटेशन जो यूज किया गया ना, तो वो भी ध्यान रखना, नोटेशन इसमें प्योर नोटेशन का यूज किया गया। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना। क्लियर है? प्योर नोटिस एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, जैसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, तो ये शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति का एग्जांपल है, ठीक है। इसको पब्लिश किसके द्वारा किया था, इट इज पब्लिश्ड बाय ACRL, ACRL के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, जो ALA के प्रभाग के रूप में काम करता है। क्लियर है या नहीं है? ये आपकी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम जो है इसका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप यहां तक आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स आपको नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, ठीक है। RIC आपका टॉपिक जो है कंप्लीट, ओके है या नहीं, बाय होम, तो ये FM राइडर के द्वारा। तो FM राइडर का इंट्रोडक्शन जो होता बेसिक सा, वो इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको करवा दिया। अब इसके क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस हम करते हैं भाई, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बेसिक से। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो है आपकी प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, वो ACRL के द्वारा किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑर्थर फ्रेमंट राइडर का जन्म किस वर्ष में हुआ है, ऑर्थर फ्रेमंट राइडर का जन्म किस वर्ष में होता है, 1885, 1876, 1890 या 1962। इनका जन्म दोस्तों होता है 1885 में होता है, 1885 में इनका जन्म होता है। आंसर जो करेक्ट होगा यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किस वर्ष में प्रकाशन किया गया, तो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बाय किसके द्वारा, FM राइडर के द्वारा। और किस वर्ष में है ये, 1961, 1961 में इसका प्रकाशन किया जाता है। आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है?
तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? राइडर्स क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की श्रेणी में हम चर्चा करें। अभी चर्चा की थी दोस्तों, यह किस प्रकार की है? प्योर एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। यह एक प्रकार की शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपके ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर्स क्लासिफिकेशन का किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राइडर्स क्लासिफिकेशन स्कीम जो है इसका प्रकाशन बाय होम ACRL के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, ELA नहीं होगा यहाँ पर। अगर ACRL ऑप्शन में नहीं आएगा ना तो हम ALA पर जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों आ जाए तो ACRL, क्योंकि इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस भी क्या हो जाते हैं? कंप्लीट आपके हो जाते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। बेसिक सा जो है आपसे एग्जाम में जिस लेवल का पूछा जाएगा वो पूरा लेवल मैंने करवा दिया है, ये मानकर चलो आप। ये मैटर जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इस क्लास में वो आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलने वाला टिल आज तक। आने वाले समय मिल जाए उसका मैं कह नहीं सकता 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है, विथ अपडेटेड हमने पढ़ा है। किसी भी क्लासेज में ऑनलाइन यूट्यूब पर ही मैटर नहीं मिलने वाला, आने वाले समय में आपको मिल सकता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये टॉपिक आपको करवाया। ठीक है, अभी तक साथियों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड SLC क्लासेज एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी के लिए अपकमिंग जो अभी एग्जाम वैकेंसी चल रही है वो वैकेंसी चल रही है ग्रेड 3 की आपकी चल रही है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3। और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो है जिसे मैं कह सकता हूं वो वैकेंसी राजस्थान के छात्रों के लिए बहुत एक बड़ा सपना है। ठीक है, बहुत, क्योंकि 2022 के बाद 2025 में इसका एग्जाम होने वाला। 2022 में हमने वैकेंसी देखी थी, अब 2025 में आएगा, तो इसके बाद जो मान कर चलो 2027, 28, 29, 30 हो जाएगा। तो इसमें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। अभी ग्रेड 2 का दोस्तों पेपर हुआ है और वास्तविकता में मैंने एक पूरा का पूरा जो है ना एक वो होता है ना वीडियो बनाकर डाला है, क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से मिला है। ठीक है, और वो यूट्यूब पर है, आप जाकर देख सकते हो। 85+ क्वेश्चन। ठीक है, 90 तक क्वेश्चंस आपके पूरा का पूरा जो है ऐसा कैसा मिला नोट्स में से आपके जो पढ़ाया गया उसमें से। ग्रेड 3 भी जो है उसी प्रकार से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। लाइब्रेरी साइंस का पेपर फर्स्ट हो जाता है, पेपर सेकंड हो जाता है। पूरा का पूरा फोकस ये है कि जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाए उस कंटेंट को अगर आप फोकस कर लोगे ना तो जो आपका सपना है, जो आपके माँ बाप का सपना है, जो आप देखते हो सपना कि मैं भी लाइब्रेरी की तैयारी करूँ, नौकरी लगूँ, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेन होता है सिलेक्टेड कंटेंट। वो सिलेक्टेड कंटेंट दोस्तों यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, जो कि क्लासेज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, ई नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ दोस्तों आपको एक जगह, एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपना बेच के लिए दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, एक सही तरीके से, एक सही जगह से आपको तैयारी करनी है, तो वो दोस्तों यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। नंबर आपके पास है ही। ठीक है, इस नंबर पर आप सुबह कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर साथियों, ठीक है, शाम को 5 बजे तक आराम से आप कॉल कर सकते हो। आप और जो भी आपके डाउट्स हैं, इंक्वायरी आप पूछ सकते हो, या एप्लीकेशन पर चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन दोस्तों बुक्स भी अवेलेबल है, जो कि मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स भी है, आपकी ऑब्जेक्टिव बुक भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, और इसके अलावा सीक्रेट्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी है। ये जो 6 बुक्स है ये, और 6 बुक्स का कॉम्बो आप एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन जो है बुक्स है। आज तक लाइब्रेरी साइंस में आपके हस्तलिखित नोट सही ढंग से आए ही नहीं, सीधी सी बात। आए हैं तो कोई 200 पेज में आया, कोई 300 पेज में आया। ये 3 बुक है हस्तलिखित नोट्स, 3 बुक है। 3 बुक लगभग मान के चलो 1200 पेज तो होंगे इनमें। ठीक है, 1150 लेके 1200 पेज तो है। तो 3 बुक मिलकर आपका सिलेबस कंप्लीट कर रही है। इट्स मीन्स इनमें आपका कंप्लीटली जो है एक प्रकार से जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है दिया गया है, सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये बुक्स आप जाकर एप्लीकेशन में देख सकते हो। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।